आपका नाम बिरजू गोपाल है? हाँ, ओनली बिरजू सर। बिरजू गोपाल मेरे पिताजी का नाम है। ओके। सो बिरजू, बातचीत शुरू करें? जी सर। ठीक है बिरजू, तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम चौधरी बिरजू गोपाल है। मैं राजस्थान के सीकर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई महाराष्ट्र के सांगली ज़िले से की है। उसके पश्चात सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर से कंप्लीट की। और सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस में मैंने अपनी कंप्लीट किया। और सर पिछले 5 महीनों से मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज इंस्पेक्टर कार्य कर रहा हूँ। अभी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं? जी सर। 5 महीनों से। तो आपकी कोई ट्रेनिंग होती है या आपको सीधा इंडक्ट कर लिया जाता है और आप काम शुरू कर देते हैं? सर अभी ट्रेनिंग हुई नहीं है, लेकिन 8 जनवरी से स्टार्ट होगी ट्रेनिंग। 3 महीने का एक कोर्स होगा। तो फिलहाल आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? आपको कहाँ पोस्ट किया गया है? क्या रिपोर्टिंग करनी है आपको? सर अभी मैं वार्ड में नियुक्त हुआ हूँ। जैसे सबसे ऊपर होता है कि पीसीआईटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, उनसे नीचे रेंज जिसको एडिशनल कमिश्नर हेड करते हैं, और उनसे नीचे सर सर्कल या वार्ड। तो अभी वार्ड यानी जो आईटीओ हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। ओके। तो कैसी लग रही है आपको नौकरी अब तक? सर ओवरऑल गुड, बट 5 महीने के एक्सपीरियंस के बिहार पर सर ठीक ज़्यादा है। नहीं। अभी धीरे धीरे आप ओपिनियन फॉर्म करेंगे। तो क्या यही वजह है कि आपने लेकिन अपने तो डायरेक्ट टैक्सेस को तीसरे नंबर पे दिया है? जी सर। इनडायरेक्ट को पहले दूसरे नंबर। यस। ऐसा क्यों किया है? जब आप इनकम टैक्स में हैं, अपने ही डिपार्टमेंट में हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, जी सर, फिर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा महत्व क्यों दिया डायरेक्ट टैक्सेस से? सर मेनली जो जॉब प्रोफाइल है और उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है सर। अगर डाइवर्सिटी आपका क्राइटेरिया होती तो फिर आप पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस जैसी बहुत डाइवर्स किस्म की नौकरियों को बाद में क्यों रखते? जी सर, लेकिन टैक्सेशन में भी सर एक इंटरेस्ट है, इसलिए सर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस रहेगी। मुझे बताइए कि आपके डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में फेसलेस असेसमेंट जैसी चीज़ शुरू की है। जी सर। बहुत सारे लोग उसे लेकर प्रसन्न हैं जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की जनरल बातचीत करते हैं, लेकिन प्रशासन में शामिल लोग उससे थोड़ा सा परेशान भी दिखाई देते हैं। क्या है ये फेसलेस असेसमेंट और इसका क्या महत्व है? सर फेसलेस असेसमेंट बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेशन जो सिस्टम है, उसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था। इसके अंतर्गत जो असेसमेंट की प्रक्रिया है, यानी कि जो भी इनकम असेसमेंट की जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, उसको फेसलेस बना दिया गया है और ह्यूमन इंटरफेस को मिनिमाइज या हम कहें कि ऑलमोस्ट नील कर दिया गया है। और इसके चलते सर जो पहले स्कोप होता था कि करप्शन या फिर जीरो एडिशन कर दिए जाते थे, या फिर जो भी गवर्नमेंट एक्सचेकर, पब्लिक एक्सचेकर को जो नुकसान होता था उसको मिनिमाइज कर दिया है, और एंटायर प्रोसेस को एक ट्रांसपेरेंट और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। मुझे बताइए कि जब हमारे पास सारी इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन है, जी सर, सिस्टमिक है, और हमारे पास शानदार एआई है, जी सर, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स और असेसमेंट ऑफिसर्स की क्यों ज़रूरत है? बिना मतलब क्यों हम लोगों ने अपने काम का इतना बोझ बढ़ा रखा है? ये सारे काम तो मैकेनिकल काम है, ये सारे काम तो बड़ी आसानी से एआई अगर पुराने डाटा और नए डाटा को देख लिया जाए तो उसके आधार पर 99% कर ही सकता है। फिर ये अधिकारी क्यों बोझ बनाने के लिए उसी अनुपात में अभी भी बनाए रखें? नहीं सर, एआई बेसिकली अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि एआई फुल प्रूफ सिस्टम है या उस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता। सेकेंडली सर, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर ह्यूमन डिस्क्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए एक प्रॉपर जो चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, एक प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी है, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सर मैं मानता हूँ कि एआई कैन नॉट रिप्लेस द असेसिंग ऑफिसर्स। ओके। आपने क्या ऑप्शनल रखा अपना? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो ही रही थी, जीएसटी काउंसिल बनाया गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जीएसटी काउंसिल इज़ फॉर्जरी टू फेडरलिज्म। जो राज्यों के पास जो जो इख्तियार थे अपने रेवेन्यूज़ को मैनूवर करने की तो गुंजाइश थी, वो जीएसटी के बाद छिन गई।
अब राज्य जो हैं एक ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा रेवेन्यू के मामले में नहीं रह गए। उनके पास मैन्यूवर करने के लिए स्पेस नहीं है कि कहीं से और एडिशनल रेवेन्यू ले आएँ, कम ले आएँ, टैक्स बढ़ा दें, कम कर दें, ये सब उनके हाथ से छिन गया है। डू यू एग्री? सर जीएसटी मेरे हिसाब से लाने के पीछे मेन रीज़न ये था कि जो मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्सेस होते थे वो कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे थे नेगेटिव वे में। तो इसलिए ज़रूरी था कि इन टैक्सेस को कम किया जा सके, सेंट्रलाइज किया जा सके। तो जीएसटी एक ज़रूरी रिफॉर्म था। इन वन वे सर हम कह सकते हैं कि जो टैक्सेशन पावर्स हैं स्टेट्स की उनको इम्पैक्ट किया है इसने। बट ऑन द अदर साइड अगर जीएसटी काउंसिल का सर कंपोजिशन देखा जाए तो जो स्टेट्स हैं उनको भी अपनी बात रखने का एक मौका मिलता है। और निश्चित रूप से अगर वोटिंग पैटर्न को देखें तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर से। बट अगेन जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे अल्कोहल या फिर पेट्रोल, इनको अभी भी जीएसटी के दायरे से दूर रखा गया है। और मेरे हिसाब से सर अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखेंगे तो जीएसटी स्टेट्स के लिए भी एक अच्छे रेवेन्यू का सोर्स रहेगा, मतलब उसमें एक अच्छा शेयर स्टेट्स का भी रहेगा। जीएसटी एक एग्जाम्पल है, बट पिछले 75 सालों में हम लगातार देखते हैं कि पहले से ही पावरफुल था सेंटर हमारे फेडरलिज्म। जी सर। लेकिन इंक्रीजिंगली वो और ज़्यादा पावर उसने इकट्ठी की है और स्टेट्स पहले ही वीकर थे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था के तौर पर, वो और कमज़ोर किए गए। आपको नहीं लगता कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी पॉलिटी ने सेंट्रिस्ट टेंडेंसीज दिखाई हैं? सर इसके पीछे कुछ अगर हम ओवरऑल एक क्रोनोलॉजी को अगर देखें तो सर कुछ मिलिटेंट ट्रेंड्स जो देखे गए और जो सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज कुछ एरियाज़ में देखेगी, उसने कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्पैक्ट किया है। बट और डिसीजन मेकिंग को सर नॉट ओनली इन पॉलिटिकल स्फीयर बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में भी इम्पैक्ट किया, लेजिस्लेटिव स्फीयर में भी और फाइनेंशियल स्फीयर में भी। तो सर आई थिंक वो एक रीज़न रहे कि सेंट्रलाइज्ड होता गया सिस्टम। होता गया। थैंक यू सर।